जय हिंद दोस्तों। महात्मा गांधी जी का एक कोट है, जीवन की ज़रूरतों को हासिल करना हर एक व्यक्ति का समान अधिकार है। यह अधिकार पशुओं और पक्षियों का भी है। इसका मतलब है कि हमें जो जन्म से अधिकार प्राप्त हैं, ठीक उसी तरह पशुओं को, पक्षियों को भी वो अधिकार हैं। तो हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी एनवायरनमेंट में हम कार्य कर रहे हैं, वो इस तरह से करने हैं कि उनके अधिकारों का भी कहीं उल्लंघन ना हो। अब हम इसी कोटेशन के बेस में आज का आयोग पढ़ते हैं। आज जिस कमीशन के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो हमें जन्म से प्राप्त होते हैं। मानव अधिकार आयोग के बारे में पढ़ रहे हैं। मानव अधिकार हमें जन्म से प्राप्त होते हैं और जो भी पशु पक्षी हैं उनको भी जन्म से जो अधिकार हैं, वो बोल नहीं सकते लेकिन उनको भी जीने का अधिकार है, उनका हमें ध्यान रखना है। आज हम जिस आयोग के बारे में पढ़ रहे हैं वो है मानव अधिकार आयोग, ह्यूमन राइट्स कमीशन। ये वो अधिकार होते हैं जो हमें जन्म से प्राप्त होते हैं। इन अधिकारों के प्रोटेक्शन के लिए जिस आयोग का गठन किया गया है उसको हम ह्यूमन राइट्स कमीशन बोलते हैं, मानव अधिकार आयोग बोलते हैं। अब मानव अधिकार होते क्या हैं, इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। जो हमें जन्म से प्राप्त होते हैं वो मानव अधिकार है। आपने जन्म लिया है, उसके बाद में जो आपको अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, वो जीवन जीने की जो स्वतंत्रता होती है, उसकी जो समानता होती है, वो अधिकार हमें बर्थ से मिल जाते हैं। अब इसके अलावा होते हैं फंडामेंटल राइट्स, जिसको हम मूल अधिकार बोलते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होना कि ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं, मानव अधिकार और मूल अधिकार होते क्या हैं। मानव अधिकार वो होते हैं जो आपको जन्म से प्राप्त होते हैं। ये चाहे आप पूरी दुनिया में जाओगे, किसी भी कंट्री में जाते हो, वो आपको जन्म से प्राप्त हो जाते हैं। मतलब कि ऑल ओवर जो वर्ल्ड है उसमें सभी को समान अधिकार होते हैं, जो मानव अधिकार हैं। उसके अलावा जो मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो हर कंट्री अपने हिसाब से रखती है। एक कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लोगों को अधिकार दिए जाते हैं कि आपको इस देश में या इस कंट्री में ये करने की स्वतंत्रता है, आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो वो होते हैं मूल अधिकार, जो किसी देश के द्वारा या किसी राष्ट्र के द्वारा, किसी कंट्री के द्वारा वहाँ के लोगों को दी जाते हैं। वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कुछ अधिकार दिए जाते हैं, वो होते हैं मूल अधिकार। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं मानव अधिकारों के बारे में, मानव अधिकार आयोग के बारे में, ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ह्यूमन राइट्स कमीशन किन अधिकारों की बात करता है, जो हमें जन्म से मिलते हैं, उनके प्रोटेक्शन की बात करता है, उनकी सुरक्षा और संरक्षण की जिम्मेदारी लेता है और उसके लिए कार्य करता है। ह्यूमन राइट्स कमीशन, मानव अधिकार आयोग, इस आयोग का गठन एक एक्ट के द्वारा किया गया है, अधिनियम के द्वारा किया है। ये अधिनियम लेजिस्लेशन एंड पार्लियामेंट के द्वारा 1993 में 1993 में पारित किया गया था। इस अधिनियम का नाम था प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। चूँकि इस आयोग का गठन एक एक्ट के द्वारा किया गया है, एक अधिनियम के द्वारा किया गया है, तो ये किस तरह का निकाय होगा, किस तरह की बॉडी होगी, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी होगी, सांवैधिक निकाय होगा। और इस आयोग का या इस अधिनियम का कहीं भी संविधान में उल्लेख नहीं मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है। तो ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी होगा, गैर सांवैधिक निकाय होगा। तो अगर आपसे पहला क्वेश्चन किया जाता है कि मानव अधिकार आयोग, ह्यूमन राइट्स कमीशन किस तरह का निकाय है, किस तरह की बॉडी है, तो आप उसका आंसर दोगे कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, सांवैधिक निकाय है। और किसके द्वारा बनाया गया, तो इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा गठित किया गया है। इस आयोग का 2 बार अभी तक संशोधन किया गया है। एक हुआ था 2006 में और उसके बाद हुआ था 2019 में। तो आप आगे जितनी भी हम पढ़ने वाले हैं, जहाँ भी आपको रेड कलर से लिखा हुआ दिखे, तो आप समझ जाना कि वो 2019 से 19 में जो संशोधन किया गया था उसके द्वारा हमने वो इन्फॉर्मेशन लिखी है और उसी को पढ़ने वाले हैं। इस आयोग को वॉचडॉग ऑफ ह्यूमन राइट्स बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये आयोग जो है मानव अधिकार दिए गए हैं, जितने भी मानव अधिकार हमें प्राप्त होते हैं जन्म से, उनकी निगरानी करता है। इस वजह से इसको वॉचडॉग बोला जाता है, निगरानी करने वाला आयोग बोला जाता है।
और हमें कौन कौन से अधिकार जन्म से प्राप्त हो जाते हैं। वो अधिकार होते हैं हमारी गरिमा को बनाए रखने के लिए, डिग्निटी ऑफ किसके बारे में, लाइफ के बारे में, लिबर्टी के बारे में और इक्वलिटी के बारे में। लाइफ, लिबर्टी, इक्वलिटी, इन सारी चीज़ों की डिग्निटी के बारे में ह्यूमन राइट्स कमीशन बात करता है। मानव अधिकार आयोग जीवन, स्वतंत्रता और समानता से संबंधित जितने भी अधिकार हैं उनकी गरिमा बनाए रखने के लिए कार्य करता है, हमारे प्रोटेक्शन के लिए कार्य करता है। ह्यूमन राइट्स जो भी हमें बचपन से अधिकार दिए जाते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए ह्यूमन राइट्स कमीशन, मानव अधिकार आयोग कार्य करता है। इस आयोग को हमें बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, जबकि ये हमें अधिकार हमें बचपन से मिले हैं। तो इस आयोग को गठन करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है जब हमें ये अधिकार बचपन से ही मिल जाते हैं। क्योंकि हुआ क्या था कि जब वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ और वर्ल्ड वार सेकेंड हुआ, जितने भी युद्ध हो रहे थे पूरे विश्व में, अलग अलग जगह पे युद्ध हो रहे थे। अब इन सभी युद्धों के कारण क्या होता है कि जब दो राष्ट्रों के बीच में युद्ध होता है तो युद्ध होना चाहिए सीमा में, लेकिन युद्धों की वजह से वर्ल्ड वार फर्स्ट में और वर्ल्ड वार टू में, विश्व युद्ध वन में और विश्व युद्ध सेकेंड जो हुआ था, उनमें ये देखा गया कि जितने भी ये युद्ध हो रहे हैं, जितने भी ये वॉर हो रहे हैं, इनके द्वारा जो मानव हैं, जो आम लोग हैं, उनके जीवन संबंधी, स्वतंत्रता संबंधी और समानता संबंधी जितने भी अधिकार दिए गए हैं उनका उल्लंघन हो रहा है, उनका हनन हो रहा है। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर एक यूएन असेंबली बुलाई जाती है 1948 में। 10 दिसंबर 1948 को यूनाइटेड नेशंस द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जनरल असेंबली बुलाई जाती है, एक महासभा गठित की जाती है। उसमें बोला गया कि हम जितने भी देश हैं, किसी भी देश में अगर युद्ध होता है तो वहाँ के जो लोग हैं उनके अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, उनका हनन नहीं होना चाहिए। इस तरह से 10 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को यूएन जनरल असेंबली द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा पहली बार ह्यूमन राइट्स के बात कही गई, पहली बार मानव अधिकारों की बात रखी गई थी। इसके बाद 1991 में पेरिस में एक कमेटी बुलाई जाती है। वहाँ पर कुछ प्रिंसिपल की बात कही जाती है। प्रिंसिपल किससे संबंधित थे? ह्यूमन राइट्स कमीशन से संबंधित थे, क्योंकि बहुत सारे देश थे जहाँ पे ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाई गई थी। तो वहाँ पे एक बॉडी बन चुकी है, एक कमीशन बन चुका है, तो उसके प्रिंसिपल की बात कही गई। वहाँ पे कुछ देशों ने मिलकर एक बात कही कि किस तरह से हमारे जो मानव अधिकार आयोग हैं उनको किस तरह से गठित किया जाना चाहिए, उनके क्या कार्य होने चाहिए, उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए, ये बात कही गई। उसमें प्रिंसिपल्स की बात कही गई, रोल किस तरह का होना चाहिए, जो मानव अधिकार आयोग बनाया जाएगा, ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाया जाएगा, उसका क्या रोल होना चाहिए, उसके क्या कंपोजिशन होनी चाहिए, उसका क्या स्टेटस होना चाहिए और फंक्शंस कैसा होना चाहिए, ये बात कही गई। पेरिस प्रिंसिपल में भूमिका, संरचना, प्रतिष्ठा और कार्य के बारे में बात कही गई। 1991 में पेरिस प्रिंसिपल में कहा गया कि जितने भी ह्यूमन राइट्स से संबंधित आयोग बनाए जाएंगे, बॉडी बनाई जाएगी या कोई संस्था बनाई जाएगी, उसकी क्या भूमिका होनी चाहिए, उसकी कैसे रचना होनी चाहिए, उसकी क्या प्रतिष्ठा होनी चाहिए और उसके क्या कार्य होने चाहिए, इस बारे में बात कही गई। तो इसी के आधार पे पेरिस प्रिंसिपल्स के आधार पे 1993 में 1993 में यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा एक जनरल असेंबली बुलाई जाती है, एक महासभा बुलाई जाती है। इस महासभा में पेरिस प्रिंसिपल के बेस पे एक कमीशन का गठन किया जाता है, एक आयोग का गठन किया जाता है। इस आयोग को हम यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन के नाम से जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग के नाम से जानते हैं। ये आयोग एक संस्था के साथ में मिलकर कार्य करता है, एक इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर कार्य करता है। उस संस्था का नाम है ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन, वैश्विक गठबंधन राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्था। अगर आपसे यहाँ क्वेश्चन किया जाता है कि कौन सी संस्था है, तो आपको ये आंसर करना पड़ेगा कि वो संस्था है ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल
ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन, ये आपका आंसर होगा, क्योंकि हो सकता क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाएगा कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन के साथ में कौन सी संस्था कार्य करती है, तो यहाँ पर ये वाली संस्था आपको आंसर में देना है। इसके बाद जब ये आयोग बन जाता है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन बनकर तैयार होता है, तो इस आयोग के द्वारा एक बात कही गई। इन्होंने बोला कि जितने भी हमारे सदस्य राष्ट्र हैं, जितने भी हमारी मेंबर कंट्री हैं, उन सभी को अपने अपने देश में, अपनी अपनी कंट्री में एक आयोग का गठन करना होगा। वो आयोग होगा ह्यूमन राइट्स कमीशन के आधार पे, मानव अधिकार आयोग होगा। इस तरह से यहाँ से स्टार्ट होता है मानव अधिकार आयोग का गठन। यहाँ से ह्यूमन राइट्स कमीशन का गठन स्टार्ट हो जाता है। सारे जितने भी मेंबर कंट्री हैं यूनाइटेड नेशंस की, जितने भी मेंबर कंट्री है संयुक्त राष्ट्र संघ की, उनको अपने अपने देश में मानव अधिकार आयोग का गठन करना पड़ा, ह्यूमन राइट्स कमीशन का गठन करना पड़ेगा। वो किस आधार पर होगा? वो होगा यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन के आधार पर। और कौन सा प्रिंसिपल होगा वहाँ पर? प्रिंसिपल होगा पेरिस प्रिंसिपल होगा, जिसके आधार पे ये आयोग कार्य करेंगे। तो यहाँ पर ह्यूमन राइट्स कमीशन तैयार होता है 1993 में। इसके लिए हमारे देश में एक एक्ट पारित किया गया था 1993 में, जिसको हम प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के नाम से जानते हैं। यहाँ से हम देखते हैं कि ह्यूमन राइट्स कमीशन को 3 बेस पर बांटा जा सकता है कंट्री के अंदर। कंट्री के अंदर किस किस बेस पर बांट सकते हैं? एक तो होगा सेंट्रल के बेस पे, मतलब एक नेशन के लिए, फिर वहाँ पे जितने भी स्टेट्स रहेंगे उनके लिए ये कमीशन बनाई जाएगी। फिर उन स्टेट के अंदर भी, राज्यों के अंदर भी डिस्ट्रिक्ट हैं, तो वहाँ पर कोर्ट स्थापित कर दिए जाएंगे। तो जो एक्ट आया था हमारा प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, इसमें कुछ धाराएं थी, जिसमें 1 से लेकर 20 तक की जो धाराएं थी वो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से संबंधित थी, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से संबंधित है। उसके बाद 21 से 29 तक की, 21 से लेकर 29 तक की जितनी भी धाराएं हैं वो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन से संबंधित हैं, राज्य मानव अधिकार आयोग से संबंधित हैं। उसके बाद में धारा 30 और धारा 31, ये दोनों ह्यूमन राइट्स कोड की बात करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से कौन कौन सी धारा से संबंधित है, धारा 1 से लेकर 20 तक नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद धारा 21 से लेकर 29 तक, 21 से लेकर 29 तक हमें स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में जानकारी मिलती है। फिर धारा 30 और 31 में ह्यूमन राइट्स कोर्ट के बारे में जानकारी मिलती है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के जो पहले चीफ कमिश्नर थे, जो पहले चेयरमैन थे, वो कौन थे? रंगनाथ मिश्रा जी थे। करंट में अभी कुछ दिया नहीं गया है कि कौन है। अगर आपके एग्ज़ाम के पहले कोई बन जाता है तो आप नाम लिख लेना। अगर हम ऑब्जेक्ट्स की बात करें, उद्देश्यों की बात करें, ह्यूमन राइट्स कमीशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, मानव अधिकार आयोग के क्या उद्देश्य हैं, तो मानव अधिकार आयोग का जो उद्देश्य होता है वो है स्ट्रेंथन करना, मजबूत करना। किन चीज़ों को मजबूत करना? ह्यूमन राइट्स से संबंधित जितने भी इशू रहेंगे, मानव अधिकार से जितने भी संबंधित मुद्दे रहते हैं, उनमें ह्यूमन राइट्स को स्ट्रेंथन देना, कि जो मानव को अधिकार दिए गए हैं उनको मजबूती प्रदान करना, उनको प्रोटेक्शन देना, उनको संरक्षित करना, ये इनका पहला उद्देश्य रहता है। दूसरा उद्देश्य ये रहता है कि गवर्नमेंट जितने भी कार्य कर रही है, अगर उससे ह्यूमन राइट्स की हनन होता है या कुछ उल्लंघन होता है तो उनके लिए एलिगेशन लगा सकती है वो गवर्नमेंट पर, या गवर्नमेंट के दायरे में जितनी भी चीज़ें चल रही हैं वहाँ पे वो एलिगेशंस लगा सकती है। अभी हमने ऑब्जेक्टिव्स देख लिए ह्यूमन राइट्स कमीशन के क्या हैं, मानव अधिकार आयोग के क्या उद्देश्य होते हैं वो देख लिए। इसके बाद नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात करते हैं। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में क्या रहेगा? नेशनल ह्यूमन राइट्स, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो है उसका गठन हुआ था 12 अक्टूबर 1993 को। 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया था। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करेगा कि ह्यूमन राइट्स कमीशन या फिर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का गठन कब किया गया था, तो आपको उत्तर देना है 12 अक्टूबर 1993 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में।
अगर आपसे चेयरपर्सन पूछेंगे तो अभी चेयरपर्सन कोई नहीं है, इनकी सीट खाली है। अगर एग्ज़ाम के पहले अपडेट हो जाता है तो आप देख लेना कि क्या नाम है उनका। पहले जो चेयरपर्सन थे वो कौन थे? रंगानाथ मिश्रा जी थे। पहले चेयरपर्सन थे ह्यूमन राइट्स कमीशन के रंगानाथ मिश्रा। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के पहले अध्यक्ष कौन थे? रंगानाथ मिश्रा जी थे। अब हम इसके कंपोजिशन की बात करते हैं, संरचना की बात करते हैं। आपको दो विंडो दिख रही होगी, लेफ्ट साइड और राइट साइड। राइट साइड में अपने नोट्स हैं और लेफ्ट साइड में ऑफिशियल साइट है। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की कंपोजिशन की बात करते हैं, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की संरचना की बात करते हैं। तो ये किस तरह की बॉडी है? ये एक मल्टी मेंबर बॉडी है, बहुसदस्यीय निकाय है। तो इसमें पहले क्या होता था, 2019 का जो संशोधन हुआ है उसके पहले 9 सदस्य होते थे। इसमें एक चेयरपर्सन होता था, 4 मेंबर थे और 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर थे। उसके बाद में 2019 में संशोधन करके 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर और ऐड कर दिए गए हैं। तो टोटल मिला के 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं और जो 4 मेंबर हैं, 4 मेंबरों में एक वुमेन होनी चाहिए, ये बात कही गई है 2019 के संशोधन में। तो टोटल मिलाकर 12 सदस्य हो गए हैं। लेफ्ट साइड भी आप देख सकते हो कि 12 सदस्यों की सूची भी दी गई है, इंडेक्स दिया है, उनका पूरा नाम दिया गया है कि कौन कौन है। अब हम देख लेते हैं कि इनका क्वालिफिकेशन क्या है। ये कंपोजिशन कौन सी धारा में बोला गया है? धारा 3 है, जो हमें एक्ट दिया गया था 1993 में, जो एक्ट बना था प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, जिसमें 2019 में एक संशोधन हुआ है। उस संशोधन के धारा 3 के क्लॉज 2 में ये कंपोजिशन की बात कही गई है। तो कंपोजिशन में क्वालिफिकेशन क्या क्या रहेगा? जो चेयरपर्सन हैं, अध्यक्ष हैं, वो कौन बनेगा? वो बनेंगे या तो वो सुप्रीम कोर्ट के सिविल जज होने चाहिए या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज होने चाहिए। ठीक है, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का सिविल जज है या जज है तो वो अध्यक्ष बन सकता है ह्यूमन राइट्स कमीशन के, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के वो अध्यक्ष बन सकते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं। उसका क्वालिफिकेशन क्या है? सिविल जज होना चाहिए या फिर जज होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट के। उसके बाद 4 मेंबर और कहे गए थे। 4 मेंबरों में 2 जुडिशियल मेंबर होने चाहिए और 2 नॉन जुडिशियल मेंबर होने चाहिए। अब जो 2 जुडिशियल मेंबर होंगे वो या तो सुप्रीम कोर्ट के जज होने चाहिए या फिर हाई कोर्ट के सिविल जज होने चाहिए, चाहे वो रिटायर्ड हों या वर्किंग हो, दोनों में से एक होने चाहिए। सिविल जज या तो हाई कोर्ट के या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज। ठीक है, या तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं या सिविल जज हैं तो वो जुडिशियल मेंबर बन सकते हैं। उनके अलावा 2 नॉन जुडिशियल मेंबर हैं। तो वो कौन रहेंगे? जिनको ह्यूमन राइट्स का अच्छा खासा नॉलेज होगा या तो वो रहेंगे, या फिर वो जो एक्सपीरियंस है, जिन्होंने ह्यूमन राइट्स के लिए काम किया है, वो लोग नॉन जुडिशियल मेंबर बन सकते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य बन सकते हैं। इसके बाद 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर रहेंगे। एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है? वो मिनिस्टर या वो सदस्य जो पहले से डिफाइन रहते हैं। अगर जैसे कि जो नेशनल कमीशंस के सदस्य होंगे, सारे के सारे जो 7 नाम है वो नेशनल कमीशंस के हैं, उनके जो भी अध्यक्ष होंगे वो ऑटोमेटिक ही एक्स ऑफिशियो मेंबर बन जाएंगे। पदेन अध्यक्ष रहते हैं ये लोग। यहाँ पे हमने वर्किंग और रिटायर्ड की बात की थी, तो हो सकता है आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि अरे कोई जज है या सिविल जज है, वो तो वहाँ कार्य करेगा, वर्किंग होगा, तो फिर यहाँ पर कैसे सदस्य बन सकता है? देखो, ये डिसाइड करेगा कौन? ये डिसाइड करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो सिविल जज रहते हैं, वो डिसाइड करेंगे कि इनको मेंबर बनाना है कि नहीं। तो ये जो वर्किंग या रिटायर्ड हैं, ये कौन डिसाइड करेगा कि अगर वर्किंग है तो उनको काम करना चाहिए कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट के जो सिविल जज रहेंगे उनकी सलाह से इसका जुडिशली मेंबर बनाया जाएगा इनको। हम बात कर रहे थे एक्स ऑफिशियो मेंबर की, तो टोटल 7 सदस्य रहते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर से। पदेन अध्यक्ष रहते हैं ये नेशनल कमीशंस के, जो राष्ट्रीय आयोग हैं उनके अध्यक्ष होते हैं।
तो कौन कौन से जो राष्ट्रीय आयोग हैं, 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर में पहले जो रहेंगे वो रहेंगे सदस्य किससे, वो रहेंगे नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी से, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से मेंबर रहेंगे एक। उसके अलावा एक मेंबर रहेंगे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट से, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से। उसके बाद अगले मेंबर रहेंगे नेशनल कमीशन शेड्यूल ट्राइब से, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से। उसके बाद एक मेंबर रहेंगे वोमेन कमीशन से, तो वोमेन कमीशन मतलब महिला आयोग की एक मेंबर रहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद नेशनल कमीशन बैकवर्ड क्लासेस से एक मेंबर रहेंगे, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से एक मेंबर हो गए। उसके बाद एक मेंबर रहेंगे नेशनल कमीशन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स से। उसके बाद एक मेंबर रहेंगे चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़, ठीक है, इससे एक मेंबर रहते हैं। हमने कंपोजिशन देख ली है कि संरचना किस तरह की है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की संरचना किस तरह की है। अब इसके जो मेंबर्स हैं, जो सदस्य हैं, उनके नाम देख लेते हैं। नाम कुछ इस तरह से हैं, जैसे चेयरपर्सन की बात करें अध्यक्ष की, तो उसकी अभी सीट खाली है, अभी कोई नहीं है। आप अपडेट कर लेना, जब भी बन जाएंगे आप देख लेना। उसके अलावा 4 मेंबर दिए गए हैं, 4 में से एक और अभी खाली है, ठीक है। उनके अलावा 3 के नाम दिए हैं, तो आप नाम देख लो, इनके नाम याद रखने की उतनी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं उनके नाम देख लेते हैं, क्योंकि हमने और भी कमीशंस पढ़ी है और भी आयोग पढ़े हैं, तो उनके नाम हमें पता चल जाएंगे कि कौन कौन से उसके सदस्य हैं। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के जो वाइस चेयरपर्सन है, यहाँ पर वाइस चेयरपर्सन का नाम दिया है वो है आतिफ रशीद, तो आतिफ रशीद का आप नाम याद रख लो, ठीक है। उसके बाद में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इसके चेयरपर्सन कौन है, रामशंकर कठेरिया जी हैं, तो इनका नाम आपको याद रखना है क्योंकि ये आयोग हमने पढ़ा भी था। फिर उसके बाद है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल ट्राइब के चेयरपर्सन कौन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है, नंद कुमार साई हैं, ये भी हमने पढ़ा था जब ये इस आयोग के बारे में पढ़ा है। उसके बाद है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग के चेयरपर्सन कौन है, अध्यक्ष कौन है, रेखा शर्मा जी हैं, तो इनका नाम भी हमें याद रखना है क्योंकि इस आयोग के बारे में भी हमें पढ़ना है, ये हमारे सिलेबस में है। उसके बाद है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इसका भी हमें नाम याद रखना है कि इसके अध्यक्ष कौन है, ये आयोग भी हमें पढ़ना है, तो इसके अध्यक्ष हैं स्तुति काकर, स्तुति काकर इसके चेयरपर्सन हैं। उसके बाद है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, तो इसके चेयरपर्सन का भी हमें नाम याद रखना है, वो है भगवान लाल साहनी जी। भगवान लाल साहनी जी बैकवर्ड क्लासेस है जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, उसके अध्यक्ष हैं। उसके बाद चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी, ये इतने एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं, इन सभी के अध्यक्षों के जो चेयरपर्सन हैं उनके नाम आपको याद करना है क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि इस वाली कमीशन के अभी चेयरपर्सन कौन है, अध्यक्ष कौन है, तो ये सारे आपको नाम याद होने चाहिए। अब हम देख लेते हैं अपॉइंटमेंट्स कौन करता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के सदस्यों की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो उनकी नियुक्ति करते हैं प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति एक कमेटी की सलाह से इन सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, इन सदस्यों की अपॉइंटमेंट एक कमेटी की सलाह से करते हैं। तो उस कमेटी में टोटल 6 सदस्य होते हैं। अब हम उस कमेटी के सदस्यों को देख लेते हैं कौन कौन होते हैं। तो जो पहले सदस्य हैं, चेयरपर्सन्स कौन होते हैं, पीएम, अध्यक्ष रहेंगे प्रधानमंत्री, उस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री रहेंगे। फिर उसमें एक मेंबर रहेगा स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा के स्पीकर रहेंगे। फिर उसके बाद रहेगा अपोजिशन लीडर हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा के अपोजिशन का लीडर रहेगा, मतलब उसके बाद में मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग अफेयर्स और अपोजिशन काउंसिल ऑफ स्टेट, लोकसभा से 2 सदस्य और राज्यसभा से 2 सदस्य हो गए। उसके बाद में डिप्टी चेयरमैन रहेंगे काउंसिल ऑफ स्टेट से, मतलब कि लोकसभा से 2 सदस्य, राज्यसभा से 2 सदस्य
और प्रधानमंत्री जी रहेंगे। इस तरह से टोटल 6 सदस्य हो जाते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो सदस्य हैं उनको रिमूव कैसे करेंगे, ये धारा 5 में दिया है। जो हमें एक्ट है, जो इससे संबंधित एक्ट है, उसकी धारा 5 में दिया हुआ है रिमूवल के बारे में कि सदस्यों को कैसे रिमूव किया जाएगा। तो प्रेसिडेंट ही रिमूव करेंगे, लेकिन प्रेसिडेंट किसकी सलाह से रिमूव करेंगे? सुप्रीम कोर्ट की सहमति, इंक्वायरी के बाद में ही रिमूव कर सकते हैं सदस्यों को। सदस्यों को किस आधार पर रिमूव कर सकते हैं? अगर कोई सदस्य इंसोलेंट हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, तो उसको राष्ट्रपति रिमूव कर सकते हैं। या फिर वो पेड एम्प्लॉयमेंट रहता है, अगर वो कहीं से पैसा वैसा ले रहा है और अपना कार्य कर रहा है तो उसको रिमूव कर सकते हैं। अगर वो अनफिट टू वर्क हैं तो भी राष्ट्रपति उसको रिमूव कर देंगे। अगर वो अनसाउंड माइंड है, अस्वस्थ मन है, अगर वो अच्छे से कार्य नहीं कर पा रहा है, फिट नहीं है, तो भी उसको रिमूव कर देंगे। कन्विक्टेड एंड सेंटेंस्ड, अपराधी है या फिर उसके पास कोई दंड दिए आवेशित है, दंडोषित है, अगर उसके ऊपर कोई दंड लगा दिया गया है या अपराधी है तो भी उसको रिमूव कर देंगे। अगर शंका भी हो गई तो रिमूव कर देंगे। इम्प्रिजमेंट और एंड ऑफेंस, अगर उसको सज़ा सुनवाई जाती है कहीं पे किसी छोटी मोटी जगह पे, या कोई भी सज़ा दी गई है या किसी ने उसके ऊपर आरोप लगा दिया तो अपमान हो जाएगा, तो इस वजह से भी राष्ट्रपति उसको रिमूव कर सकते हैं। किसकी सहमति से? सुप्रीम कोर्ट की। साबित हो जाएगा, इंक्वायरी होगी, उसके बाद ही होगा ये सब। मिसबिहेवियर है या इनकैपेसिटी है तो भी राष्ट्रपति उस सदस्य को रिमूव कर सकते हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से उसको रिमूव कर सकते हैं उसके पद से। अगर हम टेन्योर की बात करें तो टेन्योर हमें धारा 6 में दिया गया है टेन्योर के बारे में, कार्यकाल के बारे में। तो वर्तमान में 3 साल या 70 साल की उम्र तक ये कार्य कर सकते हैं इसके सदस्य। इनका टेन्योर है, इनका कार्यकाल है 3 साल तक का या 17 साल की उम्र तक। 2019 के संशोधन में ये बात कही गई है। इसके पहले 5 साल और 70 साल कहा जाता था कि ये कार्य कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान में 3 साल तक या 70 साल की उम्र तक इनका कार्यकाल रहेगा। धारा 7 में दिया है एक्टिंग चेयरमैन, अगर चेयरमैन उपस्थित नहीं है तो प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे कि उनकी जगह कौन कार्य करेगा। जैसा कि वर्तमान में अभी चेयरमैन उपस्थित नहीं है तो प्रेसिडेंट ने उनकी जगह किसी न किसी को सलाह दी होगी कि आप उनका कार्य कर लीजिए, एक्टिंग चेयरमैन का कार्य आप कर लीजिए। उसके बाद धारा 8 में सैलरी के बारे में बात कही गई है। सैलरी कौन डिसाइड करेगा? ह्यूमन राइट्स कमीशन के सदस्यों की, मानव अधिकार आयोग के जो सदस्य हैं उनकी सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड की जाएगी। धारा 9 में वैकेंसीज और एक्शंस की बात कही गई है। फिर धारा 10 में प्रोसीजर की बात कही गई है। फिर धारा 11 में ऑफिशियल्स एंड अदर एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, जैसे कि जनरल सेक्रेटरी और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स होते हैं, उन लोगों के बारे में बात कही गई है। अब हम देख लेते हैं कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, वो किस तरह से एक इंडिपेंडेंस या स्वतंत्र निकाय है। इसके लिए कुछ बातें इम्पॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि इनका जो टर्म है वो फिक्स है, इनके जो सेवा शर्तें हैं या सेवाओं की जो अवधि है वो एक निश्चित है। इस वजह से ये एक स्वतंत्र निकाय है। इसके अलावा उनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया गया है, कार्यकाल सुरक्षित है उनका। उसके अलावा रिमूविंग एंड डिसमिसिंग, उनको हटाने की एक प्रक्रिया है, प्रॉपर हटा सकते हैं। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट से सहमति लेनी पड़ेगी, सलाह करना पड़ेगा, इंक्वायरी बैठानी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद सैलरी है, सैलरी आर्बिट्रेरी है, मतलब कि उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। उनकी सैलरी फिक्स है, मतलब ज्वाइनिंग के टाइम जो उनकी सैलरी है वहीं उनके पूरे कार्यकाल में चलेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है इनके इंडिपेंडेंस होने का या स्वतंत्र निकाय होने का। इसमें जज हैं, जजेस मेंबर हैं और इसके चेयरमैन भी हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं या तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट के सिविल जज हैं। तो इस तरह से इसमें सारे जजेस हैं, इस तरह से ये इंडिपेंडेंस बॉडी हो जाती है। ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो पहला कार्य है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो पहला कार्य है
कमीशन का पहला कार्य है वायलेशन और नेग्लिजेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स। अगर कहीं पर भी मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है या फिर दुष्प्रेरण हो रहा है या उसमें कोई लापरवाही बरती जा रही है, चाहे वो दो व्यक्तियों के बीच की हो या फिर दो संस्थाओं के बीच में हो या किसी भी तरह से उसमें हिंसा हो रही है, ह्यूमन राइट्स का जो मानव अधिकार हैं उनका उल्लंघन या दुष्प्रेरण होगा, तो वहाँ पर ये आयोग कार्य करेगा। दूसरा कार्य ये है कि अगर कोई कोर्ट है, कोई न्यायालय है, अगर वहाँ पर भी मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, अगर कोई हिंसा हो रही है ह्यूमन राइट्स को लेकर, तो वहाँ पर भी ये आयोग हस्तक्षेप कर सकता है, इंटरवेंस कर सकता है। उसके बाद तीसरे पैराग्राफ में दिया है कि अगर कोई प्लेस है, जैसे कि निरोध जगह है, डिटेंशन प्लेसेस होती है, जेल्स वगैरह होती है, तो वहाँ पर भी ये अपना हस्तक्षेप कर सकते हैं। अगर वहाँ पर भी कोई पीड़ित है या फिर वहाँ पर जो प्रियजन हैं, उनके रिश्तेदार हैं, वो जाते हैं, उनके साथ अपराध व्यवहार किया जाता है, गलत व्यवहार किया जाता है, तो उससे ह्यूमन राइट्स का हनन होता है, उल्लंघन होता है, तो वहाँ पर भी ये आयोग हस्तक्षेप कर सकता है। इसके बाद अगर किसी व्यक्ति के ह्यूमन राइट्स का ज़्यादा ही उल्लंघन हो रहा है और उसकी प्रोटेक्शन की बात आ जाती है, तो उसके लिए ये आयोग उसे कानूनी सुरक्षा भी प्रदान कर सकता है। कानून से बोलकर सिफारिशें करके उसे कानूनी सुरक्षा प्रदान कर सकता है संरक्षण के लिए। उसके बाद प्रभावी कार्यान्वयन, इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी सिफारिश कर सकता है। उसके अलावा जो हमारी दूसरे देशों से ट्रीटीज़ होती हैं, संधियाँ होती हैं, तो उनको ये रीड करता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। उनको रीड करते हैं। रीड करने के बाद देखते हैं कि हमारे देश के जो लोग हैं उनके मानव अधिकारों का या ह्यूमन राइट्स का कहीं उल्लंघन होगा, तो वो ट्रीटीज़ जो होती हैं उनमें उनको रीड करता है, उसके लिए रिकमेंडेशन देता है, प्रभावी कार्यान्वयन करता है। कि धारा 13 में वर्किंग पावर्स दी गई हैं। इसमें क्या है कि जो ये आयोग है वो रिकमेंड करता है। मेन तो पहली बात ये है कि अगर कोई विक्टिम है तो उसको जो भी नुकसान होगा इस बेस पर ह्यूमन राइट्स के लिए, अगर वो लड़ रहा है उसमें जो नुकसान होगा उसके लिए वो मुआवजा दिलाएगा। कौन मुआवजा दिलाएगा? ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो उसको मुआवजा दिलाएगा। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन उसको जो भी नुकसान हुआ है उसके ह्यूमन राइट्स के कारण, मानव अधिकारों के उल्लंघन के कारण, तो वो उसका मुआवजा दिलाएगा। इसके अलावा कोई गिल्टी पाया जाता है सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट, तो उसके अगेंस्ट भी ये लोग कार्यवाही कर सकते हैं। उसके बाद जो पीड़ित है, पीड़ित को तत्काल आंतरिक राहत प्रदान कर सकते हैं, ग्रांट प्रदान कर सकते हैं। उसके बाद में ये सुप्रीम कोर्ट है उसको अप्रोच कर सकते हैं, उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। किस लिए? दिशा निर्देश के लिए, आदेशों के लिए और लेखन के लिए, डायरेक्शन के लिए, ऑर्डर के लिए और रिट के लिए उससे रिकमेंड कर सकते हैं या अप्रोच कर सकते हैं कि भैया आप करिए, कंसल्ट करिए, है ना। तो ये सारे कार्य इसके वर्किंग पावर्स होते हैं। इसके अलावा अगर वो जांच बैठा लेगा, जांच के लिए कौन कौन सी शक्तियां हैं? पहली बात तो यही है कि अगर वो जांच करता है किसी केस में जो ह्यूमन राइट्स से संबंधित है, तो उसके लिए वो दस्तावेज इकट्ठे कर सकते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है उसकी भांति कार्य कर सकते हैं, है ना। तो वो क्या क्या कार्य हो जाएंगे? वो दस्तावेज इकट्ठे कर सकते हैं, शपथ पत्र मांग सकते हैं और उनको बुला सकते हैं किसी न्यायालय में। तो इस तरह से ये कार्य करेंगे। अब हम इस आयोग के रोल पावर की बात करते हैं, लिमिटेशंस की बात करते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के लिमिटेशंस क्या क्या हो जाती हैं, उसका जो रोल पावर है उसमें लिमिटेशंस क्या हैं उसकी बात करते हैं। तो पहली बात यह है कि इनका जो मेन फंक्शन होता है इस कमीशन का, वो होता है रिकमेंडेशन देना। इस आयोग का जो कार्य है वो है सिफारिशें देना। सिफारिशें दे सकता है, वो किसी को पनिश नहीं कर सकता। इसके पास कोई पावर नहीं होती है कि अगर किसी ने मानव अधिकारों का उल्लंघन किया है, किसी के ह्यूमन राइट्स को नुकसान पहुंचाया है, तो ये उसको पनिश कर दे। ये केवल रिकमेंड करेगा कि आप कोर्ट में ले जाओ, आप हाई कोर्ट में जाओ, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओ, वहाँ पर अपने ह्यूमन राइट्स के लिए लड़िए, और ये उसके लिए साथ देगा, उसके प्रोटेक्शन के लिए कार्य करेगा, लेकिन पनिश नहीं कर सकता। ठीक है। उसके बाद में ये क्या है कि ये गवर्नमेंट को बाइंड करके नहीं रख सकता, बांध कर नहीं रख सकता कि आपको ये चीज़ करनी है। ये केवल सलाह देगा, मशवरा देगा, सिफारिशें करेगा,
उसको बांध के नहीं रख सकता कि आप जो है ह्यूमन राइट्स के लिए ऐसा करिए या यहाँ पर ये करना आपको ज़रूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि गवर्नमेंट जो है इनकी सिफारिशों को वॉश आउट नहीं कर सकती, ऐसे ही नकार नहीं सकती है। वो क्या करेगी, उस कमीशन को कुछ ना कुछ सलाह देगी कि आपने जो हमको ये चीज़ बताई हैं इसमें ये सुधार हम करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी कि तो पक्का करेंगे। एक लिमिटेशंस जो सबसे बड़ी है वो है AFSPA, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, इसके द्वारा आती है। जो आर्म्ड फोर्स होती है, जो आर्मी वगैरह हैं, वहाँ पर ह्यूमन राइट्स कमीशन, मानव अधिकार आयोग का ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं रहता, वो ज़्यादा वहाँ पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसलिए ये अभी तक हमने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। देखो, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में हमें प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 में धारा 1 से लेकर 20 तक दिया था। अब हम पढ़ रहे हैं स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, राज्य मानव अधिकार आयोग। तो इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है धारा 21 से लेकर 29 तक, 21 से लेकर 29 तक। किसमें? इस एक्ट में, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 में। अभी तक 23 स्टेट्स हैं, 23 राज्य हैं जिन्होंने राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन कर लिया है, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का गठन किया है। इसके सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं? इसके जो सब्जेक्ट हैं स्टेट लिस्ट में दिया है, जो 7th शेड्यूल है उसकी स्टेट लिस्ट में दिया हुआ है, और कॉन्करेंट लिस्ट में दिया है सब्जेक्ट्स क्या क्या होने चाहिए। उसके बाद क्या है कि ये जो आयोग है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है, ये किसी भी तरह से उन केसों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, उनकी इंक्वायरी नहीं कर सकता है जो कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अभी अंडर में है, जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अंडर में है। तो वह उन केसेस पे ये कभी भी कोई इंक्वायरी नहीं करेगा या कोई भी कार्य नहीं करेगा। स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, राज्य मानव अधिकार आयोग के कंपोजिशन की बात करते हैं, संरचना की बात करते हैं अगर हम, तो इसमें एक चेयरपर्सन होगा और 2 मेंबर होंगे। अब चेयरपर्सन का क्वालिफिकेशन क्या होगा? अध्यक्ष बनने के लिए हाई कोर्ट का सिविल जज होना अनिवार्य है। हाई कोर्ट का सिविल जज ही अध्यक्ष बन सकता है, चेयरपर्सन बन सकता है स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का। राज्य मानव अधिकार आयोग का अगर अध्यक्ष बनना है तो उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है? हाई कोर्ट का सिविल जज होना अनिवार्य है। उसके अलावा जो 2 सदस्य हैं वो किस तरह के रहेंगे? एक रहेगा जुडिशियल और दूसरा रहेगा नॉन जुडिशियल। जुडिशियल कौन रहेगा? जुडिशियल सदस्य वो रहेगा जो हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है जो उसका जज है। हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जज रहते हैं वो जुडिशियल मेंबर होंगे स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के। राज्य मानव अधिकार आयोग के वो सदस्य होंगे, जुडिशियल सदस्य होंगे। अब वो वर्किंग में भी हो सकते हैं और रिटायर्ड भी हो सकते हैं। और अगर वर्किंग में हैं तो कौन डिसाइड करेगा कि वो वर्किंग में कार्य कर सकते हैं? जो सुप्रीम कोर्ट के सिविल जज रहते हैं उनकी सलाह से ही इनको अपॉइंटमेंट किया जाता है। इसके अलावा जो नॉन जुडिशियल सदस्य रहेंगे उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए ह्यूमन राइट्स के लिए। ह्यूमन राइट्स के लिए अगर उन्होंने वर्क किया है या फिर उनके पास अच्छा खासा नॉलेज है तो वो इस कमीशन के एक सदस्य के तौर पर कार्य कर सकते हैं। स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, राज्य मानव अधिकार आयोग के जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति कौन करेगा? उनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? वो करेंगे गवर्नर, राज्यपाल के द्वारा। स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, राज्य मानव अधिकार आयोग के जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति की जाती है। अब राज्यपाल इनकी नियुक्ति एक कमेटी की सिफारिश से करते हैं। इस कमेटी में कुछ सदस्य होते हैं, इसके हेड होते हैं चीफ मिनिस्टर, उस राज्य के मुख्यमंत्री उसके हेड रहेंगे। उसके अलावा 2 मेंबर रहेंगे विधानसभा से, लेजिस्लेटिव असेंबली से 2 मेंबर होते हैं, एक होते हैं स्पीकर और एक होते हैं अपोजिशन के लीडर। उसके अलावा एक स्टेट होम मिनिस्टर रहेंगे या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग, विधान परिषद के चेयरमैन उसके सदस्य रहेंगे। इस तरह से
ये सारे मेंबर सलाह देते हैं गवर्नर को और गवर्नर अपॉइंटमेंट करते हैं बाकी सदस्यों को। कितने सदस्य होते हैं स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में, राज्य मानव अधिकार आयोग में? टोटल 3 सदस्य होते हैं, चेयरपर्सन और 2, और जुडिशली मेंबर और एक नॉन जुडिशियल मेंबर होता है। ठीक है, इन 2 मेंबरों में एक जुडिशियल एक नॉन जुडिशियल रहेगा। जो जुडिशियल मेंबर हैं वो या तो हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज रहेगा, और जो नॉन जुडिशियल मेंबर है वो एक्सपीरियंस्ड रहेगा ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड, या वह उसमें कार्य किया होगा या फिर उसका नॉलेज उसको होगा। ठीक है, तो इस तरह से वो सदस्य होते हैं और उनकी अपॉइंटमेंट होती है। अब उनका टेन्योर कितना रहता है, कार्यकाल कितना रहता है? तो कार्यकाल होता है 3 साल का, और कितने वर्ष की उम्र तक? 70 वर्ष की एज तक। ठीक है, 3 साल या 70 वर्ष की उम्र तक ये लोग कार्य कर सकते हैं। ये 2019 में संशोधित किया गया था, इसके पहले 5 साल और 70 वर्ष था, तो वो हमको याद नहीं रखना है। अब रिमूवल की बात करते हैं, तो देखो रिमूवल यहाँ पर गवर्नर नहीं करेगा, प्रेसिडेंट भी करेंगे। राज्य ह्यूमन राइट्स कमीशन, राज्य मानव अधिकार आयोग के जो सदस्य हैं उनको कौन हटा सकता है उनके पद से? प्रेसिडेंट हटाएंगे। और जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन था, जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग था, वहाँ पर भी जो सदस्यों को रिमूव करते थे वो प्रेसिडेंट करते थे, राष्ट्रपति करते थे। अब इसके बाद हमने देखा था कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो 3rd पोर्शन था, जो धारा 30 और 31 है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 की धारा 30 और 31 में ह्यूमन राइट्स कोर्ट के बारे में कहा गया है। तो ये कोर्ट किस तरह से कार्य करते हैं? ये कोर्ट हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं और स्पीडी ट्रायल लेते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में रहेंगे और उनके पास जितने भी केस आएंगे मानव अधिकार से संबंधित, ह्यूमन राइट्स से संबंधित, तो उसका स्पीडी ट्रायल करेंगे। इसके अलावा और इन केसेस को कौन देखता है? इन केसेस को देखते हैं हाई कोर्ट के जो सिविल जज रहेंगे, वो इन केसेस को देखेंगे। स्टेट गवर्नमेंट उनसे कंकरेंट करेगा। ठीक है, और इसके बाद में जो वहाँ पर सरकारी वकील होगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा, वो कौन होगा? जिसने 7 साल का 7 ईयर एक्सपीरियंस रहेगा, जिसने 7 साल तक वकालत की है, वो उस वहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रहेगी, ह्यूमन राइट्स कोर्ट रहेगी, वहाँ पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर का कार्य करेगा, सरकारी वकील का कार्य करेगा। मध्य प्रदेश ह्यूमन राइट्स कमीशन, मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग का जो मुख्यालय है वो भोपाल में है, और कौन से भवन में है? पर्यावास भवन में मध्य प्रदेश ह्यूमन राइट्स कमीशन का मुख्यालय है। हमने देखा था कि स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में 2 सदस्य और 1 चेयरमैन होता है, मतलब टोटल 3 मेंबर बॉडी होती है ये। तो मध्य प्रदेश ह्यूमन राइट्स कमीशन में मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग में जो वर्तमान में चेयरमैन है मध्य प्रदेश में, वो कौन है? जस्टिस नरेंद्र कुमार जैन मध्य प्रदेश ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं। उसके अलावा जो 2 सदस्य हैं वो कौन कौन हैं? एक हैं श्री मनोहर ममतानी और दूसरा है सरबजीत सिंह। श्री सरबजीत सिंह दूसरे मेंबर हैं, टोटल 3 सदस्यों की है। और सेक्रेटरी कौन है? सेक्रेटरी है श्री शोभित जैन। इसके अलावा और भी मेंबर्स दिए हैं, लेकिन हमें सब याद नहीं रखना, हमें केवल चेयरपर्सन पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो चेयरपर्सन हैं कौन है? वो हैं जस्टिस नरेंद्र कुमार जैन। उनके अलावा 2 सदस्य हैं, वो हैं श्री मनोहर ममतानी, श्री सरबजीत सिंह। उसके अलावा एक सेक्रेटरी हैं, वो हैं श्री शोभित जैन। मध्य प्रदेश ह्यूमन राइट्स कमीशन, मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग का जो मोटो है वो है हम सब बराबर, बराबर हमारे अधिकार। हम सब बराबर, बराबर हमारे अधिकार। और इसके जो सदस्य हैं उनके नाम एक बार फिर से देख लीजिए। जो चेयरपर्सन हैं, चेयरमैन हैं, जो अध्यक्ष हैं वो हैं जस्टिस नरेंद्र कुमार जैन। और उनके अलावा जो 2 मेंबर हैं वो हैं एक सरबजीत सिंह और दूसरे हैं मनोहर ममतानी जी।
इस तरह से हमने ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में पढ़ लिया है। मानव अधिकार आयोग को हमने पूरा समाप्त कर दिया है। इसके अंतर्गत हमने पढ़ा है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, राज्य मानव अधिकार आयोग, मध्य प्रदेश ह्यूमन राइट्स कमीशन, मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग। उसके अलावा ह्यूमन राइट्स कोर्ट के बारे में पढ़ा है। अब हम इसका ओवरव्यू लेते हैं। पहली बात तो यह है कि ह्यूमन राइट्स कमीशन किस तरह की बॉडी है। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका गठन कब हुआ था? 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। इसके लिए कौन सा एक्ट आया था? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट आया था 1993 में। ठीक है। इसके लिए एक असेंबली बनाई गई थी 1993 में। उसका नाम क्या था? यूएन जनरल असेंबली। और ये असेंबली ने किसके प्रिंसिपल पर कार्य किया था? पेरिस प्रिंसिपल 1991 में जो आया था उसके आधार पे। फिर क्या हुआ था कि 10 दिसंबर 1948 में यूनियन जनरल असेंबली ने पहली बार ह्यूमन राइट्स के बारे में बात कही थी। तो इसी कारण 10 दिसंबर को हम अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस बनाते हैं 10 दिसंबर को। इसके बाद हमने क्या पढ़ा है? इसके बाद हमने अपॉइंटमेंट की बात की है। पहली बात तो हमने एक्ट में क्या क्या देखा है कि धारा 1 से 20 तक नेशनल ह्यूमन राइट्स के बारे में लिखा है। फिर धारा 21 से लेकर 29 तक राज्य मानव अधिकार आयोग के बारे में लिखा है। उसके बाद में ह्यूमन राइट्स कोर्ट के बारे में लिखा है धारा 30 और 31 में। इसके बाद में हमने इसके ऑब्जेक्टिव्स देखे थे। तो ऑब्जेक्टिव्स में क्या था कि ये एक तो स्ट्रेंथन देता है किसके लिए? ह्यूमन राइट्स के लिए। जितने भी मुद्दे होंगे ह्यूमन राइट्स के उसके लिए स्ट्रेंथन देता है। ठीक है। फिर इसके बाद हमने नेशनल ह्यूमन राइट्स का जो कंपोजिशन है उसकी बात की थी। ह्यूमन राइट्स कंपोजिशन के बारे में क्या देखा था हमने कि धारा 3 में इसकी जानकारी मिलती है। और कितने मेंबर होंगे? टोटल 12 मेंबर हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में। उसके बाद हमने देखा था इसकी नियुक्ति कौन करते हैं। इसके जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। किसकी सलाह पर करेंगे? तो एक कमेटी बैठाई जाएगी, उसकी सलाह पर करते हैं। उस कमेटी में भी टोटल कितने सदस्य रहते हैं? 6। अब इनके जो 12 सदस्य होते हैं, 12 सदस्यों में एक चेयरपर्सन होता है। चेयरपर्सन कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट का सिविल जज या जज उसका चेयरपर्सन होता है ह्यूमन राइट्स कमीशन का। उसके अलावा जो 4 सदस्य होते हैं, 4 में 2 जुडिशियल मेंबर रहेंगे और 2 नॉन जुडिशियल मेंबर रहेंगे। जो 2 जुडिशियल मेंबर होते हैं वो या तो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे या सिविल जज होंगे। सिविल जज कहाँ के? हाई कोर्ट के। वर्किंग भी हो सकते हैं और रिटायर्ड हो सकते हैं। अब वर्किंग है, इसके लिए कौन देखेगा? सुप्रीम कोर्ट का जो सिविल जज है वो सलाह देगा, उसके द्वारा इनकी अपॉइंटमेंट की जाएगी। इसके अलावा टोटल 7 एक्स ऑफिसो मेंबर होते हैं। तो उनके नाम याद रखने हैं और उनके जो चेयरपर्सन हैं उनके नाम याद रखने हैं। इसके बाद हमने रिमूवल देखा था। तो रिमूवल करेंगे राष्ट्रपति। जितने भी मेंबर होंगे उनका रिमूवल राष्ट्रपति के द्वारा होगा, वो भी सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी के बाद ही होगा। इनका टेन्योर कितना रहता है? 3 ईयर का रहता है या 70 वर्ष की उम्र तक रहेगा। उसके बाद हमने देखा था कि इंडिपेंडेंस बॉडी क्यों है। तो ये हमने हमारे पास जो डाटा था उसके बेस पे हमने देख लिया। बाद में हम कार्य देखते हैं। तो कार्य से क्वेश्चन जो बनेगा वो आपसे बन जाएगा। फिर उनकी वर्किंग पावर देखे थे। फिर उसके बाद में हमने लिमिटेशंस देखी थी कि क्या क्या लिमिटेशंस हैं। उसके बाद हमने देखा कि स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन राज्य मानव अधिकार आयोग है, उसे भी प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के द्वारा बनाया गया था। और अभी तक 23 जो मेंबर हैं, 23 राज्य हैं, उन्होंने स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन बना लिया है। उसके बाद हमने सब्जेक्ट देखे थे, 7th शेड्यूल में उसकी जानकारी है। ठीक है। और ऐसे कोई भी केस जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में चल रहे हैं उस पर स्टेट ह्यूमन राइट्स दखल अंदाजी नहीं कर सकता। ठीक है। ये हमने देख लिया। उसके बाद हमने कंपोजिशन देख ली थी कि स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है, राज्य मानव अधिकार आयोग है, उसमें 3 मेंबर होते हैं। एक अध्यक्ष होता है और 2 अदर मेंबर होते हैं। अध्यक्ष कौन होगा? हाई कोर्ट का सिविल जज होगा।
उनकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। राज्यपाल किसकी सिफारिश से करेगा? एक कमेटी रहेगी, उसमें टोटल 4 सदस्य होंगे, उनकी सिफारिश से करेगा। अब इन सदस्यों का टेन्योर कितना रहेगा? इनका भी 3 साल रहेगा या फिर 70 वर्ष की उम्र तक। ठीक है। रिमूवल कौन करेगा? जितने भी स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन हैं, राज्य मानवाधिकार आयोग हैं, वहाँ पर सदस्यों का रिमूवल प्रेसिडेंट करेंगे। इसके बाद हमने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के जो पहले चेयरपर्सन थे वो कौन थे? वो रंगनाथ मिश्रा थे। जो वर्तमान में अभी बनेंगे उनका नाम देख लेना, वो कौन से नंबर के रहेंगे ये भी देख लेना। और इसके बाद मध्य प्रदेश ह्यूमन राइट्स कमीशन में 3 मेंबर हैं। तीनों मेंबर के नाम क्या क्या हैं? पहले जो चेयरपर्सन हैं वो हैं जस्टिस नरेंद्र कुमार जैन। उनके अलावा 2 सदस्य हैं, उनके नाम आप देख लो। ठीक है। और इसका मोटो क्या है? मोटो है हम सब बराबर, बराबर हमारे अधिकार। हम सब बराबर, बराबर हमारे अधिकार। ये मध्य प्रदेश ह्यूमन राइट्स कमीशन का मोटो है। और चेयरपर्सन है इसके जितेंद्र नरेंद्र कुमार जैन। इसका ऑफिस कहाँ पर है? भोपाल में है। इस तरह से हमने पूरा ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में पढ़ लिया है। हमारा आयोग यहाँ पर होता है समाप्त। धन्यवाद।